फिजिकल ऑप्टिक्स में जो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की कंडीशंस आपको पता है, उनको मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो रिलेशंस यूज होते हैं उनकी बात मैं यहां पर करूंगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, और हमें यहां पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हवाले से उनके पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, उनके रिलेशंस पता होने चाहिए। इंटेंसिटी का पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होगा। ओवरऑल जब वेव सुपरपोज करती है ना, तो ओवरऑल वेव के सुपरपोज करने की वजह से जो भी हमारे पास रिजल्टेंट वेव होती है, उस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फार्मूला मैंने लिखवाया था आपको। वो क्या हमारे पास था? वो था I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I1 इंटू अंडर रूट ऑफ I2 इंटू कॉज ऑफ थीटा। और थीटा यहां पर क्या था? थीटा यहां पर था फेज डिफरेंस। ये फार्मूला ओवरऑल रिजल्टेंट जो वेव बनती है उसकी इंटेंसिटी का है। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बाद में, वो थीटा पुट करने से आएगा कि थीटा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव के लिए पुट करेंगे तब ये फार्मूला हमारे पास चेंज होता है। और ये फार्मूला अगर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, कि जो रिजल्टेंट वेव बनती है सुपरपोजिशन की वजह से, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो हमारे पास आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम A1 A2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। और थीटा यहां पर भी क्या है? वो फेज डिफरेंस है। अब ये फार्मूलाज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में यूज होते हैं जब हम थीटा की वैल्यू को चेंज करते हैं, कंस्ट्रक्टिव वाइज और डिस्ट्रक्टिव वाइज। और थीटा की वैल्यूज यहां दो ही हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में। कंस्ट्रक्टिव में थीटा कॉस थीटा +1 आना चाहिए और डिस्ट्रक्टिव में ये -1 आना चाहिए। इतना डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। अब फार्मूलाज कौन कौन से हैं? पहले बात करेंगे पाथ डिफरेंस की। पाथ डिफरेंस नाम से जाहिर हो गया, हम इन टर्म्स ऑफ लेमडा बात करेंगे। कंस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस क्या होता है? n लेमडा, और n की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। या कंस्ट्रक्टिव में जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है? n लेमडा बाय 2, और n की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स होते हैं। इन दोनों कंडीशंस के मुताबिक जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो जो हमारे पास सीरीज बनेगी पाथ डिफरेंस की, वो क्या बनेगी? 0 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा सो ऑन। तो जब भी इन टर्म्स ऑफ लेमडा आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैं अगर बात करूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या आएगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस लिखा जाता है n प्लस 1/2 इंटू लेमडा। और इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो यह आएगा 2n+1, चाहे 2 इसके नीचे लिख दूं चाहे लेमडा के नीचे लिख दूं। और n की वैल्यू यहां पर भी होल नंबर्स हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। या फिर आप इसको यूं लिखोगे कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n टाइम्स लेमडा बाय 2, और n की वैल्यू यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स हैं। और यहां पर अगर हमसे सीरीज पूछी जाए तो आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दें दोनों फार्मूलाज में। पहले आएगा लेमडा बाय 2, फिर आएगा 3 लेमडा बाय 2, फिर आएगा 5 लेमडा बाय 2, फिर 7 लेमडा बाय 2 एंड सो ऑन। कहीं भी लेमडा बाय 4 नहीं आ रहा, क्योंकि 90 डिग्री कोई फेस डिफरेंस नहीं होता। एक्सट्रीम वैल्यूज देखेंगे, एक तरफ हम देखेंगे +1, एक तरफ देखेंगे हम -1, और यहीं से हमें पता चलेगा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। अब आए फेज डिफरेंस की तरफ। पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करने का मैंने आपको रिलेशन बताया था, उसी को यहां पर यूज करें। और वो सबसे आसान रिलेशन क्या था कि आपने लेमडा की जगह 2 पाई पुट कर देना। तो जब आप लेमडा की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 पाई, ऊपर फार्मूला में यहां लेमडा 2 पाई पुट करें तो यह आएगा n टाइम्स 2 पाई, और n की वैल्यू वही जो ऊपर है, 0 1 2 एंड सो ऑन। इसी तरह मैं यहां भी यही काम करूंगा। मैं यहां पर लेमडा की जगह 2 पाई पुट करूंगा तो वो 2 नीचे 2 से कैंसिल होगा, तो ये मेरे पास आएगा 2n+1 इंटू पाई।
क्लियर। और ऊपर आप n+1/2 की फॉर्म में भी इसको लिखना चाहें तो लिख दें, और n की वैल्यू वही जो ऊपर है, क्योंकि आपने ऊपर वाले फार्मूला को चेंज किया। तो ये फार्मूला आपके पास आ गया फेज डिफरेंस का। इसी तरह यहां भी लेमडा की जगह आप चेंज कर सकते हैं 2 पाई, तो ये मेरे पास आपके पास आ जाएगा n पाई, और यहां पर जो फेज डिफरेंस आएगा वो भी n पाई आएगा। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस n की वैल्यू में है। यहां पर अगर मैं n पुट करूंगा इवन नंबर्स कंस्ट्रक्टिव, और यहां पर n की वैल्यू में अगर ऑड पुट करूंगा तो क्या आएगा? डिस्ट्रक्टिव आएगा। अब इसकी सीरीज हमें पता होनी चाहिए क्या है, और वही काम करना है जो पहले किया, वैल्यूज पुट करते जाएं। तो जब मैं यहां पर n को पुट करूंगा 0 0, 1 पुट करूंगा 2 पाई, 2 पुट करूंगा 4 पाई, फिर 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और यहां पर अगर हम सीरीज को बनाना चाहें तो क्या बनेगी? जीरो नहीं आएगी। जब 0 पुट करूंगा ऊपर वाले फार्मूला के अंदर पाई आएगा, 1 पुट करूंगा 3 पाई आएगा, 2 पुट करूंगा 5 पाई आएगा एंड सो ऑन। तो देखें कहीं पर पाई/2 है, कहीं पर 3 पाई/2 है। तो मतलब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में ना तो कंडीशन हमारी 90 हो सकती है ना 270 हो सकती है। और ये जो वैल्यूज है ना, ये 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई और ये पाई 3 पाई 5 पाई, ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं। और एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या है कि कॉज थीटा की जो रेंज है उस रेंज को देखें कि वो हमारे पास +1 से लेकर -1 तक होती है। इसको मैं उल्टा लिख दूं ताकि उसी साइड पर आए, +1 से लेकर -1 तक इंटरफेरेंस के लिए कॉस थीटा की वैल्यू या +1 के इक्वल या लेसर, या -1 के इक्वल या ग्रेटर होती है। अब कॉस थीटा की वैल्यू +1 कब होगी? इन तमाम एंगल्स पे चेक कर लें बेशक कैलकुलेटर से। और कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होगी? इन तमाम एंगल्स पे। इसका मतलब कॉस थीटा जब +1 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब -1 होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो सबसे पहले मैंने इंटेंसिटी के फार्मूलाज ये लिखे थे, अब इनकी बारी है। इस फार्मूला में कॉस थीटा +1 पुट करें, कंस्ट्रक्टिव का आ जाएगा, और कॉस थीटा -1 पुट करें, ये फार्मूला डिस्ट्रक्टिव का आ जाएगा। तो नेक्स्ट मैं पॉइंट डिस्कस अब करूंगा इंटेंसिटी का, कि दोनों के लिए हमारे पास इंटेंसिटी का रिलेशन क्या आएगा, और फिर एम्पलीट्यूड। अब वहां पर फार्मूला में मैं जब पुट करूंगा +1, इंटेंसिटी मैक्सिमाइज होगी, प्लस हो रहा है, तो यह आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स √I1 I2। और ये बेसिकली फार्मूला क्या है, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर का फार्मूला। तो जब भी कभी किसी बुक में मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला हो कंस्ट्रक्टिव, ये फार्मूला यूज करेंगे। और डिस्ट्रक्टिव के लिए अब इंटेंसिटी को लिखेंगे तो मैक्सिमम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब लास्ट फैक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जिसने डिफाइन करना है कि इंटेंसिटी मैक्सिमाइज हो रही है मिनिमाइज हो रही है, फार्मूला होगा I1 प्लस I2 -2 टाइम्स √I1 I2। तो ये बेसिकली वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अगर प्लस होगा तो कंस्ट्रक्टिव, और अगर सब्ट्रैक्ट होगा डिस्ट्रक्टिव। और इस फार्मूला को यूं भी लिखा जा सकता है जैसे a+b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो ये a-b होल स्क्वायर का फार्मूला है। a क्या है? √I1, और b क्या है? √I2। अब बारी एम्पलीट्यूड की, तो वो आप लोग लिख सकते हैं, मैं उसको डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं कि एम्पलीट्यूड यहां मैक्सिमाइज हो जाएगा। इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो एम्पलीट्यूड भी हमारे पास क्या आएगा? मैक्सिमम। और वो किसके इक्वल आएगा? A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। और यहां पर एम्पलीट्यूड क्या आएगा? मिनिमम, और वो आएगा A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए इंटरफेरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और फेज डिफरेंस मैं रिपीट कर दूं लास्ट में दोबारा कि कंस्ट्रक्टिव में कॉस थीटा की वैल्यू +1 होनी चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव में कॉस थीटा की वैल्यू -1 होनी चाहिए। नेक्स्ट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करता है थ्रू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दोनों होती हैं, लेकिन डायफ्रैक्शन के रिजल्ट इतने प्रोमिनेंट नहीं होते। मेन जो रिजल्ट प्रोमिनेंट होते हैं वो इंटरफेरेंस के होते हैं और उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इसको डबल स्लिट डायफ्रैक्शन भी बोला जाता है। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो कौन कौन से हैं? पाथ डिफरेंस, इसके अलावा फ्रिंज डिस्टेंस, जिसको फ्रिंज डिस्टेंस के अलावा एग्जामिनर आपको फ्रिंज पोजीशन भी कहेगा, फ्रिंज डिस्टेंस और फ्रिंज पोजीशन। ये क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ एनी फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, इसको आप कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हो। और थर्ड वन हमारे पास जो आता है वो आता है फ्रिंज स्पेसिंग का, जिसको फ्रिंज स्पेसिंग के अलावा फ्रिंज विड्थ भी कहा जाता है, इसको फ्रिंज साइज भी कहा जाता है और इसके अलावा फ्रिंज सेपरेशन भी कहा जाता है कि कोई भी दो कंजेक्टिव, चाहे दो कंजेक्टिव डार्क हो या दो ब्राइट हो, उनके दरमियान स्पेसिंग। अब ये फार्मूलाज हमें किसके लिए याद रखने होते हैं? ये फार्मूलाज हमें याद रखने होते हैं मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमा, डार्क फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस होता है एन लैम्डा और ये होता है डी साइन थीटा। मिनिमा का होता है n प्लस 1/2 लैम्डा और ये होता है d साइन थीटा। क्या चीज सेम है मैक्सिमा मिनिमा में? वेवलेंथ सेम है और d की वैल्यू सेम है। तो साइन थीटा के साथ n की वैल्यू आपका देखें रिलेशन डायरेक्ट है। इसका मतलब है कि जो फिफ्थ ब्राइट है और सिक्स ब्राइट है उसका एंगल डिफरेंट होगा, सिक्स ब्राइट का एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फिफ्थ ब्राइट। इसी तरह डार्क के लिए भी ऐसा ही होगा। फ्रिंज डिस्टेंस का फार्मूला ब्राइट के लिए n टाइम्स लेमडा एल ओवर डी, लेमडा एल ओवर डी कॉन्स्टेंट है, और डार्क के लिए n प्लस 1/2 लेमडा एल ओवर डी। और लेमडा एल ओवर डी आपको पता है क्या होता है? ये फ्रिंज स्पेसिंग, फ्रिंज विड्थ होती है, और ये डार्क हो या ब्राइट हो दोनों के लिए सेम होती है। इसका मतलब जो ऊपर फार्मूला में लेमडा एल ओवर डी है यहां पर और यहां पर, मैं इसकी जगह डेल्टा वाई रिप्लेस कर सकता हूं। तो ये फार्मूला फ्रिंज डिस्टेंस का एन डेल्टा वाई बन गया कि सिर्फ डेल्टा वाई गिवन हो, फ्रिंज नंबर से मल्टीप्लाई करें, हम उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों के फार्मूलाज चेंज हो जाएंगे, ये भी याद रखने हैं आपने। और जब हम बात करते हैं किसी मीडियम की, तो मीडियम में जाने से क्या होता है? वेवलेंथ चेंज होती है। तो उस हवाले से जो फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यूज होगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। कि मीडियम के चेंज होने से इन फार्मूलाज में जो चेंज आएगा वो वेवलेंथ में आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, इसके डिफरेंट फार्मूलाज याद रखें। एक इसका होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और जब सी की जगह एफ लैम्डा पुट करते हैं, मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, एफ कैंसिल हो जाएगा तो ये लैम्डा ओवर लैम्डा डैश आ जाएगा। और यही फार्मूला है जो हमें मीडियम में वेवलेंथ बताएगा, एक्चुअल वेवलेंथ डिवाइड बाय एन। तो ये जो मैंने रिलेशन लिखा, इसका मकसद क्या है कि यहाँ पर ऊपर फार्मूला में जहाँ जहाँ पर भी लैम्डा है, अब वहाँ पर अगर उसको रिप्लेस कर देंगे लैम्डा को, तो ऑटोमेटिकली मीडियम के अंदर ये फार्मूलाज क्या होंगे? ये चेंज हो जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और भी फार्मूलाज हैं, ठीक है, लेकिन उनका यूज यहाँ पर नहीं है। पहले होता था कि आपके पास चैप्टर नंबर 10 के टॉपिक्स होते थे ऑप्टिकल फाइबर्स, अब वो नहीं है, तो उनको मैं नहीं लिख रहा। जो सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड फार्मूला है, मैंने सिर्फ उसी की बात की है और आपने इसको याद रखना, ठीक है। तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के फार्मूलाज हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अलावा हमारे एमडी कैट के सिलेबस में डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। क्या होती है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग? एक ट्रांसपेरेंट प्लेट हैविंग नॉन ट्रांसपेरेंट लाइंस, और जो नॉन ट्रांसपेरेंट लाइंस होती हैं, उन दो नॉन ट्रांसपेरेंट लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेटिंग एलिमेंट। तो ग्रेटिंग एलिमेंट जो डी, वो किसके इक्वल है? टोटल लेंथ ओवर टोटल नंबर ऑफ लाइंस। एक फार्मूला इसका ये है कि अगर आपको ग्रेटिंग प्लेट की टोटल लेंथ पता है
उस पे इंग्रेव्ड कितनी लाइंस हैं, इनकी रेशो ले लें तो दो लाइंस के दरमियान स्पेसिंग आ जाएगी। फिर अगर हम लेंथ को यूनिट ले लें तो ये फार्मूला बन जाता है 1/n, और यहां पर जो n हमारे पास है, इस n को बोलते हैं ग्रेटिंग कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग कांस्टेंट। n क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, और आपको पता है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, नॉर्मल ग्रेटिंग में 400 से लेकर 5000 तक ये लाइंस प्रेजेंट होती हैं पर सेंटीमीटर। क्यों रखी जाती है इतनी ज्यादा लाइंस, क्योंकि डायफ्रैक्शन की कंडीशन है कि डायफ्रैक्शन तभी होगी जब हमारे पास स्लिट का साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा, अदरवाइज डायफ्रैक्शन नहीं होती। फिर डायफ्रैक्शन में जो फार्मूला हमारा यूज होता है पाथ डिफरेंस वाला, वो होता है एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और ये फार्मूला चेंज होके बन जाएगा डी की जगह 1/n पुट कर दें तो साइन थीटा डिवाइड बाय n। इस फार्मूला से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, मुश्किल फार्मूला नहीं है। फिर कई दफा मैक्सिमम ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि n क्या है, n आपके पास ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन होता है, तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन का मतलब होगा कि n की वैल्यू मैक्सिमम। अब n की वैल्यू अगर मैक्सिमम है और थीटा अगर गिवन नहीं है तो थीटा हमने खुद यूज करना है, और वो कितना होगा, 90 होगा। थीटा अगर 90 हो तो ये फार्मूला चेंज होके क्या बन जाएगा, n मैक्सिमम इक्वल आएगा d ओवर लैम्डा के, या ये फार्मूला बन जाएगा 1/n लैम्डा। तो ये भी याद रखना आपने। फिर एक और फार्मूला जिसका मैंने जिक्र किया था लेक्चर में भी, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर का, जो चैप्टर नंबर 10 में लिखा हुआ है कि कैसे हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर बढ़ा सकते हैं। रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने का मतलब होता है कि जो कलर पैटर्न प्रोड्यूस होगा वो क्लियर बने, डिस्टिंक्ट बने, हर कलर का फ्रिंज दूसरे कलर से सेपरेट हो। तो फार्मूला था n इंटू एम, n नंबर ऑफ लाइंस है, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास ज्यादा होंगी उतना हमारे पास रिजॉल्विंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, डायरेक्ट है। तो ज्यादा रिजॉल्विंग पावर के लिए हम उस ग्रेटिंग को प्रेफर करेंगे जिसका ग्रेटिंग कांस्टेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर ज्यादा है, और ये कंपैरिजन आप बुक में देखते हो कि क्या है। तो ये एमडी कैट के सिलेबस के हवाले से फिजिकल ऑप्टिक्स के टॉपिक्स हैं। बाकी मैं आपको लेक्चर में बाकी मैंने फार्मूलाज बताए थे, उनको देख लीजिएगा। एम ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन है, इसको एम बोल दें, एन बोल दें, ये ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन कहलाता है। मैंने सिंबल एन यूज किया तो एन ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, अगर एम यूज करेंगे तो एम होगा ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन। ठीक है, बाकी फार्मूलाज मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोग लेक्चर्स देख लीजिएगा, जिसमें पोलराइजेशन के फार्मूलाज भी मैंने लिखे थे, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का भी लिखा था, और माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अलावा एक्सरे डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल का भी लिखा था, और इवन सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन का भी बताया था कि उसका फार्मूला क्या है और वो डार्क के लिए यूज होता है। यहाँ पर जो एन है जिसको हम ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, क्या होती है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन।